मैथ्स का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर मोटे और 15 मीटर लंबे लोहे के तार को पिघलाकर 5 मिलीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती। यदि तार का जो है कुल आयतन 11,775 घन मिलीमीटर हो और प्रत्येक गोली का जो आयतन है 65.4 घन मिलीमीटर हो। इस कंडीशंस में इसमें जो ये पहला वाला जो दिया है, ये लंबे लोहे के तार, जो लोहे के तार है उसकी 1 सेंटीमीटर मोटी है और 15 मीटर लंबे है, और जो पिघलाकर हम जो गोलियां बनाएंगे उसकी जो है ये 5 मिलीमीटर व्यास वाली है। इसको हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये तार की जो आयतन और गोली का आयतन दे दिया है। यदि नहीं दिया रहता तो यहाँ से निकालना पड़ता, तो यह है तो नहीं निकालना पड़ेगा। अभी जो तार की जो आयतन है और जो गोले के आयतन है, तो तार के आयतन में गोले के आयतन को भाग दे देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो छोटी गोलियां है उसकी संख्या कितनी है। ये जो 11,775 भागित ये जो 65.4 है, दशमलव को हटाएंगे, ये जो है तो कितना हो जाएगा, ये 65.4, तो दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 654, और दशमलव हटाए तो यहाँ पे नीचे में 10 आएगा, 10 जो है यहाँ पे चला जाएगा, मतलब 0 पड़ जाएगा, ये हो जाएगा 0 पड़ गया इसमें। अभी इसको लिख लेंगे, ये 654। अब इसमें जो है ये 3 डिजिट को लेंगे तो 117 हो रहा है, तो 117 से नहीं कटेगा क्योंकि ये जो है 600 बड़ा है। तो ये 4 डिजिट को लेंगे, 1177, 4 डिजिट लिए 1177 हो गया। अब ये 6 दूनी 1200 होता है, 1200 बड़ा हो रहा है, तो एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 1। 654 को घटाएंगे, 654 माइनस में ये जो है ये 7 में 4 जाएगा तो बचेगा 3, और 7 में 5 जाएगा तो बचेगा 2, और 11 में 6 जाएगा तो बचेगा 5। ये आ जाएगा 523। 523 आया, ये 1177 हट चुका है, ये 5 बचे हैं, तो 5 को नोट कर लेंगे। अभी हो गया 5235, 5235 हो गया। तो 6 अट्ठे 48 और 6 नियम 54, 6 अट्ठे 48 और 54 बड़ा हो रहा है 52 से, तो 6 अट्ठे 48, तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो हो जाएगा 654 गुणा में 8, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 पंचे 40 और 3 कितना हो जाएगा 43, 43 का 3 हासिल 4, और 8 छक्के 48 हो जाएगा, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, हो जाएगा 52। कितना है ये 5232, 5232, और कितने बार में आई ये 8 बार में, तो हो जाएगा यहाँ पे 8। अब इसमें घटा देंगे, ये 5 में जो है 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 3 में 3 जाएगा 0, और 2 में 2 जाएगा 0, और ये भी 0, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 0, तो मतलब ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, बच जाएगा केवल 3 बस। अब यहाँ पे 0 है तो ये 0 भी नोट कर लेंगे। अब ये जो है 654 जो है ये 30 को नहीं घटा पाएगा, तो यहाँ पे एक 0 बार में जाएगा, तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे 0 लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव। अब ये जो है आगे और कटेगा, लेकिन हमें जो है पूर्ण संख्या में लेना है, क्योंकि आगे दशमलव में आएगा, डेसिमल में। हमें पूर्ण संख्या कितना मिल गया 180, 180 किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 180। प्रश्न है, 3 अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स का योग 100 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो इन तीनों में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। क्योंकि कोई भी हम जो पढ़ेंगे अभाज्य संख्या लेंगे, तो उसमें जो है जैसे 100 आए, 100 क्या है, ये इवेन है। अब 2 जो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होता है, तो 2 को छोड़ के हम कोई भी 3 प्राइम नंबर को लेके जोड़ के देखते हैं। जैसे 3 ले लिए, 5 ले लिए और 7 आपस में जोड़ेंगे, 7 5 12 और कितना हो गया ये 15 हो रहा है। वैसे और जो है कोई भी हम प्राइम नंबर लेंगे 2 को छोड़ के, तो उसका योग जो है सम क्या आएगा, ओड आएगा, ओड नंबर आएगा, मतलब विषम संख्या आएगा। लेकिन यहाँ पे जो 100 दिया है क्या है, एक इवेन नंबर है, मतलब इसमें 2 भी शामिल है, तो जो है सबसे छोटी जो प्राइम नंबर क्या हो जाएगी इसमें 2, और जो दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे x, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 36 अधिक है बोला जा रहा है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 36। ये 3 संख्या हो गया। अब इसमें जो है ये 100 में 2 भी ऐड है, ये जो है 100 में 2 को हटा देंगे तो कितना बच जाएगा 98, 98 बच गया। अब 98 जो 98 बचा है, ये x और x प्लस 36 का योग है, इक्वल में हो जाएगा ये x प्लस 36, x कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और प्लस ये 36 इक्वल में 98। 36 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा,
ये -36 हो जाएगा। 8 में 6 जाएगा तो बचेगा 2 और 9 में 3 जाएगा तो बचेगा 6। इक्वल में हो जाएगा ये 2x, 2 एक कम 2 तिया 6 और 2 एक कम 2। x का मान कितना आ गया 31 आया। x का मान 31 आया और हमें क्या बताना है, तीनों में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, पहला छोटा हो गया 2, उसके बाद 31 और तीसरा क्या है 31 प्लस 36, मतलब जो है x प्लस 36 है तो क्या हो जाएगा 31 प्लस 36, 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 3 6, कितना आ गया ये 67 आया। और 67 किस में दिया, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 67। प्रश्न है, एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा शेष जो है 10 मीटर पानी के ऊपर हवा में है। खंभे की कुल लंबाई कितनी होगी। देखो खंभे की जो है 1/3 भाग एक कीचड़ में है और 2/5 भाग पानी में है, और जो बच के शेष जो भाग है उसका यहाँ पे साइज दे दिया गया है। जो बचा है वो कितना है 10 मीटर है। ये शुरू का जो दिया है, पहला वाला भाग जो दिया है भाग में दिया है, दूसरा को भी भाग में दिया है, और तीसरा जो है उसको बता दिया कि ये 10 मीटर है। तो टोटल जो है ये कुल जो खंभे की लंबाई क्या होगी हमें ज्ञात करना है। 1/3 और 2/5 दोनों को जोड़ेंगे, हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 कम 5 और 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा 6 5 11 बट्टे में 15। जो है ये 11/15 भाग जो है पानी में, सॉरी जो कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है। अब बच जाएगा कितना, नीचे में 15 ले लेंगे और ऊपर का जो है कितना बच जाएगा 11 में कितना कम, ये 15 में कितना कम है, ये 11 में मतलब जो है कितना जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा 4। ये 4/15 भाग बच गया है और ये 4/15 भाग ही किसके बराबर है 10 मीटर के बराबर है। 4/15 ये 10 के बराबर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक का वैल्यू, क्योंकि ये 4/15 भाग जो है पूरा ये किसका भाग है, ये ऊपर में जो शेष भाग जो हवा या ऊपर में पानी के ऊपर में उसका भाग है ये। अब एक भाग निकालेंगे मतलब टोटल जो है क्या आ जाएगा, खंभे की लंबाई आ जाएगा। ये 15 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 गुणा कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 गुणा 10 कितना हो जाएगा 150, और ये 4 जो है भाग में चला जाएगा बट्टे में 4, ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो जो है ये 15 में 12 गया, बच जाएगा कितना 3, 15 में 12 जाएगा 3 बचेगा तो ये आ जाएगा 30, तो 4 7 28 हो जाएगा, कितना बच जाएगा ये 30 में 28 के बचा 2 और हो जाएगा 20, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, 4 5 20, क्या आ जाएगा 37.5 मीटर। तो जो है टोटल जो खंभे की लंबाई कितना है 37.5 मीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 37.5 मीटर। प्रश्न है, व्यंजक 5.8 प्लस बड़ा ब्रैकेट में कैपिटल ब्रैकेट में है ये 7.4 डिवाइडेड जो है 3.7 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट में है ये मीडियम ब्रैकेट में है 8.5 माइनस और स्मॉल ब्रैकेट में है 2.5 मल्टीप्लाई 2 और पूरा ये ब्रैकेट क्लोज है। इसको हल करना है तो इसमें जो है बॉडमास के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट में है छोटा ब्रैकेट में है उसको हल करते हैं। ये जो है ये 2.5 मल्टीप्लाई 2 है 2.5 है, ये जो है 2.5 गुणा 2 है, तो जो है ये 2.5 का मल्टीप्लाई या इसी को हम 25 मान लेंगे और 25 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे दशमलव है बच जाएगा कितना 5, तो हो जाएगा 5, ये गुणा किए 5 हो गया। अब जो है ये मीडियम ब्रैकेट है उसको हल करेंगे तो ये है 8.5 माइनस में 5, तो जो है ये 8 में 5 जाएगा बचेगा 3 और ये पॉइंट क्या जाएगा 3.5, इसको हल किए कितना आ गया 3.5 और यहाँ पे हो जाएगा ये 7.4 भागित में डिवाइडेड में है ये डिवाइडेड में 3.7 और मल्टीप्लाई में है ये वाला जो है 3.5 बचा है वो गुणा में है। तो ये अब ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट वाला को हल कर रहे हैं, मतलब ये छोटा वाला हो गया उसके बाद मीडियम वाला, अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है उसको हल करेंगे। तो बड़ा ब्रैकेट को हल करेंगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइडेड में है, सबसे पहले डिवाइडेड को हल करेंगे, इसको जैसे 74 ले लेते हैं और इसको 37, तो 37 का गुणा जो है 2 करेंगे, 37 दूनी कितना होता है ये 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 74, कितने बार में कटेगा ये 2 बार में, 37 से कम 37 दूनी हो जाएगा 2 और एक गुणा में हो जाएगा 3.5। अब इसको जैसे 35 ले लेते हैं, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70
और दशमलव है, दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा ये 7। इसको पूरे को हल किए कितना आ गया 7 आ गया। और ये जो है 5.8 है और यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे कितना है 7। अब आपस में जोड़ देंगे, 7 5 कितना हो जाएगा 12 और दशमलव में हो जाएगा 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए 12.8। प्रश्न है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर हो। ये जो दिया है ये किसका स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है। ये जो है 101 का स्क्वायर है और ये जो है किसका स्क्वायर है, ये 102 का और ये जो है 103 का। क्वेश्चन बोला गया है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। तो सबसे छोटी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर कौन है, ये 100 का। और 100 का यहाँ पे देखो 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे छोटी यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती है, वे दोबारा अगली बार एक साथ किस समय बजेगी। तो जो है ये 9, 12 और 15 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। इसमें सबसे बड़ी कौन सा है, ये 15। और ये 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 चौक 12। ये 15 में 3 आ चुका है, बच जाएगा 4, तो ये गुणा में 4। और ये 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9। ये 15 में 3 आ चुका है, 1 3, तो बच जाएगा 1 3, तो ये गुणा में कर लेंगे 3। आपस में गुणा करेंगे, ये 15 चौक 60 हो जाएगा और 60 के कितना हो जाएगा 6 तिया 18, मतलब 180 हो जाएगा। ये कितना आ गया 180 आ गया। और ये मिनट में है तो 60 का भाग देंगे, 60 मिनट 1 घंटा होता है। तो 0 0 कैंसिल, 6 कम 6 तिया 18। यहाँ पे जो 3 आया है क्या है, 3 घंटा है, मतलब 3 घंटे बाद वो फिर बचेगा। पहले 8 बजे बजा था, अब 3 घंटा बाद 8 3 कितना हो जाएगा 11। तो जो है ये कितना बजे बजेगा 11 बजे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोपहर 11 बजे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 बजे बजेगा। प्रश्न है एक कक्षा के 24 छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। देखो जो 24 स्टूडेंट्स हो गया और एक टीचर हो गया, कितना हो गया 25। तो जो है 25 लोगों की जो औसत आयु है ये कितना है 16 वर्ष। ये हो जाएगा 25 गुणा में 16। उसके बाद आगे बोला गया है यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए। यदि शिक्षक की आयु को हटा देंगे तो कितना केवल जो है स्टूडेंट्स या छात्रों की संख्या बच जाएगा, तो कितना है 24 है। वो जो है शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु जो है 1 वर्ष कम हो जाती है। तो जो 16 था तो 24 लोगों का कितना हो जाएगा, 16 में 1 घटाएंगे 15, तो हो जाएगा 15, 15 गुणा में हो जाएगा 24। तो जो है शिक्षक की आयु कितनी होगी, तो इसका गुणा करके इसको माइनस कर देंगे। 16 पंचे कितना हो जाएगा ये 80, 16 पंचे 80 का शून्य हासिल 8, और 16 दूनी 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। ये इसका जो है गुणा किया कितना आ गया 400, और इसका करेंगे ये 15 चौक 60 और 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 0 6 3। इसका कितना आ गया 360। अब जो है ये बड़ा कौन सा है, ये 400 है, क्योंकि इसमें जो है ये टीचर का एज भी ऐड है और इसमें टीचर का एज ऐड नहीं है। तो ये 400 में जो है 360 घटाएंगे कितना आ जाएगा 40। तो जो है शिक्षक की आयु कितना हो जाएगा 40 वर्ष। किसमें दिया, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40 वर्ष है शिक्षक की आयु। प्रश्न है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों के 10% मत जो है अवैध घोषित किया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का जो है ये वैलिड वोट्स का 60% प्राप्त हुआ और वह जो है 3600 मतों से जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। इसमें जो है टोटल जो है वैलिड कितना हो जाएगा जो है 90%, और जो क्योंकि टोटल जो वोट पड़ेगा कितना 100%, तो 100 में जो है 10 क्या हो गया इनवैलिड हो गया, तो पड़ा कितना 90%। लेकिन ये 90 को हम लोग क्या मानेंगे 100% मान के हल करेंगे। 100 में जो है जीतने वालों को कितना मिला है 40%, तो हो जाएगा 60%, और हारने वाले को कितना मिला है 40%। जीतने वाले को 60 और हारने वाले को 40। और वो जो है जीतने वाले कितने वोटों से जीत गया 3600 मतों से।
तो दो जो है 60 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा 20। तो 20% का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 3600 दिया है, 3600 दिया है 20 का। तो हमें निकालना कितना है 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 36, ये 3600 भागित में हो जाएगा ये 20 और गुणा में हो जाएगा 100। ये 20 से कम 20 पंच 100 आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 पंच 30 का शून्य हासिल 3 और 6 ती 5 ती 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। ये हो गया 180 और ये 2 ये 3 जीरो, ये हो जाएगा 1 2 3। इसमें जो है ये कितना था ये 3600, हाँ तो यहाँ पे 2 जीरो बचा है तो ये हो जाएगा 2 जीरो, 180 आया और 2 जीरो कितना हो गया ये 18000, 18000 हुआ। अब ये 18000 जो है ये 18000, यहाँ पे आंसर 18000 नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, मतलब ये जो इनवैलिड नोट है उसको भी ऐड करेंगे। मतलब टोटल 100% नोट पड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो हम 100 लिए थे वास्तव में 100 नहीं था, कितना किसका वैल्यू था ये 90% का वैल्यू। तो जो है ये 18000 आया है किसका वैल्यू 90% का वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू चाहिए। तो 18000 में ये 18000 में 100 का गुणा करेंगे और 90 का भाग दे देंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा और इसमें का 1 0, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 2 0 और 2 0 कितना हो जाएगा 4 0, 1 2 3 4 कितना आ गया 20000। 20000 किस में दिया ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20000 वोट। तो जो है चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे, ये मत पड़े थे 20000 मत पड़े थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20000। प्रश्न है एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। इसकी फार्मूला होता है T1 अपॉन में T2 इक्वल में N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। ये फार्मूला होता है। T1 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 8 वर्ष तो हो जाएगा 8 और T2 का वैल्यू हमें निकालना है तो हो जाएगा T2 अपॉन में, और N1 का वैल्यू कितना दिया है स्वयं का 2 गुना मतलब 2 हो जाएगा -1, और जो N2 कितना दिया यहाँ पे 4 गुना तो ये 4 हो जाएगा 4 माइनस 1। तो जो ये 2 में 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा 1, और 4 में घटाएंगे बचेगा कितना 1/3 हो गया। हमें T2 का वैल्यू निकालना है, T2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 हो जाएगा 24 और T2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा T2 ही। तो जो है T2 ये जो है वह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा 24 वर्षों में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 वर्ष। प्रश्न है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जो है 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल जो है 960 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। देखो जो है उसको देना कितना था 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, लेकिन वो दे कितना रहा है ये 960 ग्राम ही दे रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसमें 40 ग्राम का, तो हो जाएगा 40 और किसमें कितना दे रहा है 960, तो बट्टे में हो जाएगा 960 गुणा में हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल, 4 1 कम और 4 दूनी 8 बचा 1, ये 4 चौक 16 तो हो जाएगा 24 और 4 छक्के 24, 4 पचीसम 100, 25 बट्टे में आ जाएगा 26, सॉरी 25 बट्टे में हो जाएगा 6। अब 6 से डिवाइडेड करेंगे 6 कम 6 चौक 24 बच जाएगा, ये 25 में जो है 24 गया बचा 1, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 6 कम 6 होगा तो जो है 10 में 6 जाए बचेगा कितना 4 तो हो जाएगा 40, तो 6 छक्के 36 तो हो जाएगा 4.16, दशमलव का 2 डिजिट तक लेंगे और 4.16 किस में दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा उसको जो है दुकानदार को कितने का प्रॉफिट होगा या कितना प्रतिशत का लाभ होगा 4.16% का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.16% का जो है वो दुकानदार को प्रॉफिट या लाभ होगा। प्रश्न है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का जो अनुपात दिया है 5 6 8, 5 6 के जो है 5 6 8 के अनुपात में है,
यदि थैली में कुल धनराशि जो है 420 रुपये है तो उसमें जो है 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 50 पैसे के जो है सिक्कों की संख्या निकालना है। इसमें देखो जो रुपए दिया है ये 420 रुपये में दिया है और ये जो रुपए एक है यहाँ पे 50 पैसा, ये 25 पैसा, ये सबको किस में कन्वर्ट कर देंगे, रुपए में चेंज कर देंगे। और ये जो आपस में इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 1 रुपये का जो है ये जो है 5 दिया है अनुपात में, तो इसको 1 का गुणा जो है 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 और सब में x ले लेंगे, जैसे 5x 6x और 8x तो हो जाएगा 5x प्लस। अब जो है ये 50 पैसे तो हो जाएगा 50 बट्टे में 100, रुपये में चेंज करेंगे तो 5 ये 50 से कम 50 दूनी तो 1/2 हो जाएगा ये। और इसका अनुपात कितना दिया 6, गुणा में 6 करेंगे 2 1 कम 2 तिया 3 आया, ये प्लस हो जाएगा 3x। वैसे जो है ये 25 पैसा 25 बट्टे कितना हो जाएगा 100, 25 से कम 25 चौक 1/4 हुआ। और इसका जो है रेशियो कितना दिया 8, तो गुणा में 8 कर देंगे 4 1 कम 4 दूनी, ये आ गया 2 और ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 2x। इसको जो है सभी को किस में कन्वर्ट किए हैं, रुपए में कन्वर्ट किए हैं और वो रुपये कितना दिया है धनराशि 420 रुपये, तो हो जाएगा इक्वल में 420। 5 3 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 तो हो जाएगा 10x इक्वल में 420। 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा x का मान कितना आ गया 42, x का मान 42 आया। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या और सिक्कों का अनुपात कितना दिया है 5 6 8, 5 6 8 दिया है और ये सभी x में माने थे 5x 6x और 8x और 50 पैसे का कितना अनुपात है 6 अनुपात, तो जो है 6x होगा 6 में 42 का गुणा कर देंगे जिससे हमें जो है 50 पैसे के जो है सिक्कों की संख्या पता चल जाएगा। तो जाएगा 42 गुणा में 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 6 चौक 24 और 1 हो जाएगा 25, कितना आ गया 252। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 252। इसका आंसर आ जाएगा 252। तो जो है 50 पैसों के जो है सिक्कों की संख्या कितने हैं 252, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 252। प्रश्न है एक चोर जो है दोपहर 1:30 बजे एक कार चुराकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता जो है दोपहर 2 बजे चलता है और कार का मालिक जो है दूसरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। वह चोर को किस समय पकड़ लेगा। देखो जो चोर जो है 1.30 मतलब जो है 1:30 बजे जो है चोर जो है दोपहर 1 बजे जो है 1:30 बजे एक कार चुरा कर भागा, मतलब जो है 1:30 बजे चुरा कर भागा और मालिक को कितना टाइम में पता चला ये 2 बजे, मतलब आधा घंटा बाद पता चला। और जो चोर की जो स्पीड कितना है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 40 चलता है तो आधा घंटा में कितना चलेगा, यहाँ पे ये 1:30 है और यहाँ 2, दोनों बीच का अंतर कितना आ गया आधा घंटा। तो ये जो 1 घंटा में 40 चल रहा है तो आधा घंटा में कितना चलेगा 20, मतलब जो है ये 20 किलोमीटर क्या है ये ओनर हो गया और ये जो चोर, दोनों के बीच का जो डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। और ओनर जो है मालिक है उसकी जो स्पीड कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर का कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, क्योंकि ये जो चोर है 20 किलोमीटर चला जा रहेगा, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। अब इस कंडीशंस में क्या है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मतलब ये जो मालिक किसी पीछे भागेगा और चोर आगे जा रहे हैं, तो दोनों की जो है रिलेटिव स्पीड कितना होगा, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घट जाएगा। तो 50 माइनस कितना हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड कितना आ गया यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ये जो स्पीड कितना है 20 किलोमीटर। अब उस कंडीशंस में हमें जो है टाइम निकालना है समय, तो समय का क्या हो जाएगा टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है 20, तो ये हो जाएगा 20 और स्पीड कितना दिया है 10, तो बट्टे में हो जाएगा 10, 10 एक कम 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा 2 और किस में होगा घंटा में। तो जो है टाइम कितना लगेगा उसको 2 घंटा में बाद पकड़ा आ जाएगा, 2 घंटा बाद मतलब ये 2 बजे मतलब 2 बजे में 2 जोड़ेंगे, 2 बजे मतलब चलना स्टार्ट किया, जो चोरी का पता चला तो मतलब 2 बजे चलना स्टार्ट किया, तो 2 घंटा बाद कितना हो जाएगा 4 बजे, तो जो है शाम 4 बजे क्या हो जाएगा पकड़ा आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाम 4 बजे पकड़ा आ जाएगा।
प्रश्न है, एक सैनिक छावनी में 1200 सैनिकों के लिए 60 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 15 दिनों बाद 300 सैनिक छावनी छोड़कर दूसरी जगह चले गए। शेष खाद्य सामग्री जो है बचे हुए सैनिकों के लिए कितने कितने दिनों तक चलेगी। देखो, जो 1200 सैनिक था, तो 1200 सैनिक के लिए जो है 60 दिनों की भोजन था, लेकिन जो है 15 दिन बाद तो जो है 60 में 15 दिन घटा देंगे, कितना बचेगा 45। तो जो है ये 45 जो 1200 सैनिक के लिए देखेंगे तो भोजन जो है कितना दिन के लिए बच जाएगा, 45 दिन के लिए। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 300 छोड़कर चले गए, तो जो है 300 छोड़कर चले जाएंगे तो 1200 में कितना बच जाएगा, 900 सैनिक। अब ये जो 900 सैनिक के लिए भोजन जो है कितने दिन तक चलेगा, तो गुणा में कर लेंगे डी। हमें डी का वैल्यू निकालना है कि कितने दिन तक चलेगा। इसमें का 2 जीरो और इसमें का 2 जीरो कट गया, 9 एक कम 9 पंचे 45, तो हो जाएगा 12 गुणा में 5 और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, इक्वल में हो जाएगा डी। तो जो है ये बचे हुए भोजन जो है कितने दिनों तक चलेगा, जो बचे हुए सैनिक है उसके लिए, जो 900 सैनिक है उसके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 दिनों के लिए, और किस में दिया, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 दिन। प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का जो है अनुपात 3:5 है और उनके बीच की जो है लंबवत दूरी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया है 960 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी जो है सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। एक हमें जो है समलंब चतुर्भुज दिया गया है, ये इस टाइप का समलंब चतुर्भुज बना लिए, और इसकी जो है समांतर भुजा का अनुपात दिया है, जैसे 3:5 हो गया, और इसकी जो है लंबवत दूरी, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये लंबवत दूरी 24 है, तो हो जाएगा 24। इसके एरिया का फार्मूला होता है 1/2 a + b, मतलब जो है ये भुजा, उसकी जो समांतर भुजा है उसका योग होता है a + b हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हाइट, और इसकी जो है क्षेत्रफल कितना दिया है 960, तो इक्वल में ले लेंगे 960, ये हो जाएगा 1/2। और ये a + b यहाँ पे ये रेशो में दिया है, तो इसको 3x और 5x मान लेंगे। 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 3x + 5x, और हाइट कितना दिया है ये 24, तो गुणा में हो जाएगा ये 24 24, और इक्वल में 960। ये 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96 और 0, तो ये हो जाएगा 80, कट गया ये, और ये 2 एक कम 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 0, तो ये आ गया 40। और ये जो है ये 3x और 5x कितना हो जाएगा 8x, गुणा में 1/2 है, 2 एक कम 2 चौक 8, तो हो जाएगा 4x, और 4 को इधर भाग में दे देंगे, तो हो जाएगा 40/4, 4 एक कम और 4 दाम 40। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 10, x का मान 10 आया। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो इसकी जो है सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। तो जो है बड़ी क्या है 5x, तो 5x में जो है 10 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा, मतलब जो है x का मान 10 है, 10 का गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 50। तो जो है समांतर भुजा की जो है लंबाई, मतलब इसकी जो है सबसे बड़ी जो है समांतर भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 सेंटीमीटर। प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक अकेला बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस नए बड़े गोले का व्यास या डायमीटर कितना होगा। इसमें देखो, ये जो सभी का आयतन को जोड़ देंगे, मतलब ये जो छोटे गोला का सभी का आयतन का योग बड़े गोला के आयतन के बराबर होगा। जो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई और r3। तो जो है बड़े गोले के जो रेडियस है उसको कैपिटल R ले लेंगे, हो जाएगा r3, और इन सब का जो है आयतन ये हो जाएगा 4/3 पाई, r का वैल्यू मतलब जो है 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब प्लस, और ये 4/3, देखो 4/3 जो है तीनों में आएगा, कॉमन निकल जाएगा, ये 8 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा ये 10 का क्यूब, और ये 4/3 पाई और 4/3 पाई दोनों साइड है, कट गया। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7। 728 को जोड़ देंगे इसमें, 728 को 1000 में, ये हो जाएगा 1728। 1728 हुआ, और इक्वल में r3 है।
तो ये जो 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। तो आर क्यूब इक्वल हो जाएगा ये 12 क्यूब, दोनों में क्यूब है तो आर बराबर कितना हो जाएगा 12, आर का मान आ गया 12। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो इस बड़े गोले का जो हमें त्रिज्या कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मिला। जो बड़े गोले की जो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर है। तो जो बड़े गोले का हमें क्या निकालना है, व्यास डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, मतलब 12 में 2 का गुणा कर देंगे, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो जो है बड़े गोले का जो व्यास है डायमीटर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणितीय विचारों के विकास और अमूर्त सोच के निर्माण का सही तार्किक क्रम क्या है। जो है प्राथमिक स्तर या प्राइमरी लेवल पे जो गणितीय विचार है उसका विकास और अमूर्त सोच के निर्माण, अमूर्त सोच का निर्माण का जो प्रोसेस है या तार्किक क्रम क्या है उसको बताना है। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा बच्चे लोगों को कंकड़ हो गया, तिलिया हो गया या ठोस आकृतियों को छूकर समझना। ये जो है मूर्त प्रक्रिया है, मूर्त प्रक्रिया से हम अमूर्त प्रक्रिया की ओर जा रहे हैं, सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं, मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर। उस जो है प्रोसेस है, पहले प्रोसेस में बच्चे लोगों को छूकर समझना, मतलब यहाँ पे जो है मूर्त मतलब जो छूकर महसूस कर देखकर सिखा रहे हैं। कंकड़ हो गया, तिलिया हो गया या ठोस आकृति, ठोस आकृति में हो जाएगा बाल हो गया, गेंद, ये जो क्या हो जाएगा छोटे छोटे गेंद या बाल आता है, तो ये सब ठोस आकृति में आ जाएगा। उसके बाद जो है ये ठोस वस्तुएं हटाने पर, अभी जो ठोस वस्तु को हटा देंगे, हटाने पर जो है कॉपी में उनके चित्र बनाकर सोचना। अब जो है कॉपी में इन वस्तुओं का चित्र बनाकर, जैसे गोला हो गया ऐसे इस टाइप का ये चित्र बनाकर उसके बारे में सोचना। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे। अब आगे क्या करेंगे, जो है केवल जो है अंकों या संकेतों, जैसे जो है 5 + 3 द्वारा सोचना। अब जैसे ये क्या है कि संकेत या अंक के माध्यम से, जैसे 1 2 3 4 ये हो जाएगा 4, वैसे जो है 1 2 3 और जोड़ने वाला, जैसे ये 4 और 3 ऐसे जोड़कर ये 4 + 3 = 7, ये हो जाएगा 7। इस टाइप का जो है सोचना, तो उसी को बोला गया है कि केवल अंकों या संकेतों। यहाँ पे जो है चित्र बनाए। अब ये जो है आगे हम क्या करेंगे, अंक या जो संकेत के माध्यम से, संकेत जैसे यहाँ पे चित्र बनाए संकेत हो गया, और अंक मतलब जैसे यहाँ पे इसी को अंक के रूप में नोट कर लेंगे या चित्र के, ये संकेत के रूप में, ये जो हो जाएगा तीसरे नंबर वाला। और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है अंकों या संकेतों के माध्यम से सोचने लगे, विचार करने लगे। अब आगे क्या करेंगे, विशेष उदाहरणों को देखकर नियम समझना। अब जो है विशेष एग्जाम्पल को देखकर इसका जो नियम क्या है उसको समझेंगे। जैसे हो रहा है ये 5 + 3 = 8, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 5 + 3, या इसी को 3 + 5 इस टाइप का लिख सकते हैं। तो इस टाइप का जो है विशेष उदाहरणों को देखकर नियम समझना, वो ऐसे और जो है एग्जाम्पल दिखाएंगे जिससे वो नियम को समझेगा। अब नियम को समझ गए, अब आगे क्या करेंगे, चरों के रूप में सूत्रबद्ध करना। अब इसी को जो हम जो है सूत्रबद्ध करेंगे चर के फॉर्म में, ये हो जाएगा लास्ट में 5वें नंबर पे, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे, और ये हो जाएगा लास्ट 5वें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा जे, उसके बाद के, उसके बाद एल एम, सॉरी शुरू में हो जाएगा जे, उसके बाद एल एम, उसके बाद के के बाद हो जाएगा वो शुरू में जे। तो ऑप्शन एम सी में नहीं है तो ऑप्शन सी को हटा देंगे। जे के बाद एल, जे के बाद एल बी में नहीं है, बी हटा देंगे। एल के बाद जो है एम, एल के बाद एम, डी में नहीं है, डी हटा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुरू में हो जाएगा जे, उसके बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद के के बाद वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, रचनावाद के अनुसार कक्षा में बच्चों द्वारा गणितीय समझ का निर्माण और आकलन का सही क्रम क्या है। जो है रचनावाद के अनुसार बताना है कि कक्षा में बच्चों द्वारा गणितीय जो समझ है उसका निर्माण कर रहे हैं और आकलन का सही क्रम क्या होनी चाहिए। तो पहले क्रम पे आ जाएगा जे, बच्चों को उनके पूर्व अनुभवों या खेल से जोड़ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इंगेज करेंगे, ये हो जाएगा इंगेज करना या उसको जोड़ना। तो बच्चे के जो पूर्व अनुभव है या खेल है उसके द्वारा उसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा पहले क्रम पे। अब यहाँ पे हम लोग इंगेज कर लिए बच्चों को, आगे क्या करेंगे, बच्चों को सामग्री देकर स्वयं करके देखने की स्वतंत्रता देना। अब जो है टूल्स या सामग्री दे देंगे बच्चों को, मटेरियल्स वगैरह, उसके माध्यम से उन लोग क्या करेंगे, स्वयं प्रयोग करेंगे, उसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब जो है आगे बच्चों द्वारा निष्कर्ष बताना। अब बच्चे जो है ये स्वयं करके जो प्रैक्टिकली करके उसको देखे हैं तो स्वयं क्या बताएंगे, निष्कर्ष बताएंगे, कंक्लूजन,
और शिक्षक द्वारा स्पष्ट करना, मतलब उसको एक्सप्लेन करेगा शिक्षक द्वारा। तो शिक्षक मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा, जो बच्चे निष्कर्ष देंगे उसके आधार पे। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर लिए या समझा दिए। अब आगे क्या करेंगे, सीखी गई जो अवधारणा, यहाँ पे जो अवधारणा सीख चुके हैं, अब उसी अवधारणा के बेस्ट में या जो कंसेप्ट के बेस्ट में अवधारणा का उपयोग जो है नई समस्याओं में करना। अब जो यहाँ पे जो कंसेप्ट सीखे हैं या अवधारणा सीखे हैं, उसी का उपयोग जो है नई समस्या या नए क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, क्वेश्चन समझ गया, अब बच्चा जो है खुद करके देखा, अब उसी के बेस्ट में क्या हम दूसरा क्वेश्चन देंगे, उसका क्या करेगा, नई समस्याओं में करना, मतलब उसी जो कंसेप्ट सीखा है उसका उपयोग दूसरे क्वेश्चन बनाने में करेंगे, जैसे हो जाएगा चौथे नंबर पे। और अंत में क्या करेंगे, विभिन्न गतिविधियों द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करना। अब अंत में क्या करेंगे, समस्या मतलब करना, समस्या का समाधान करना, या उन समस्याओं को करना सीख गए तो अब अलग अलग जो एक्टिविटी देंगे या गतिविधियाँ कराएंगे और उसी के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। तो हो जाएगा लास्ट में मूल्यांकन करना। शुरू में हो जाएगा जे, तो ऑप्शन सी में जे नहीं है तो ऑप्शन सी को हटा देंगे। जे के बाद एल, जे के बाद एल, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन बी हटा देंगे। एल के बाद एम, तो ऑप्शन डी में नहीं है, डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा जे, उसके बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद के के बाद ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, संख्याओं के प्रकार और गणितीय पद्धतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो जो है संख्याओं के प्रकार और जो गणितीय पद्धतियाँ है उसके आधार पर निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया है, सभी अभाज्य संख्याएं अनिवार्य रूप से विषम संख्याएं होती है। सभी अभाज्य संख्या में सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, दो भी एक प्राइम नंबर है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सभी जो अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है अनिवार्य रूप से विषम संख्याएं होती है, मतलब ओड नंबर होती है बोला जा रहा है। जबकि दो क्या है, इवेन नंबर है और दो इवेन नंबर है, मतलब ये कथन जो है पहला गलत हो जाएगा। पहला कथन गलत है। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, गणितीय सोच में विशिष्टीकरण का अर्थ सामान्य नियमों या सूत्रों को किसी विशेष उदाहरण पर लागू करना। तो जो है दूसरा कथन सही हो जाएगा कि जो गणितीय सोच में जो विशिष्टीकरण का अर्थ ये है कि जो सामान्य नियमों या सूत्रों को किसी विशेष उदाहरण पर लागू करना। ये दूसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें कथन पहला असत्य है परंतु जो है कथन दूसरा सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।